लगेगा, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आनी और बिल्कुल धीरे धीरे तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लीजिए केटीजी एंड थर्मो। मान के चलिए यही है अगला सेक्शन। इसके बाद तो चैप्टर बहुत छोटा है, थर्मल एक्सपेंशन है और कैलोरीमेट्री है। पंखा चला दूं क्या एक बार? पंखा चला दे, 1 या 2 पे चला दे। लिखे हेडिंग डालिए वर्क डन बाय गैस। 2 पे कर दे भैया सारे पंखे। वर्क डन बाय गैस इन thermodynamic process. Work done by gas in thermodynamic process. जितनी भी बैठने में परेशानी या कुछ है वो बढ़िया पढ़ाकर सब मैनेज कर दूंगा, कहीं आप चिंता मत करिएगा। ठीक है, तो जो हल्की सी परेशानी आ रही है, जब मॉड्यूल के ईएलपी के किसी किताब के सब सारे सवाल बन जाएंगे ना, तो ये परेशानी बहुत छोटी लगेगी और जो हैप्पीनेस है वो इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये सब आप भूल जाओगे। तो ये मेरी जिम्मेदारी है, जो बैठने में परेशानी आ रही है उतना ज़्यादा अच्छा पढ़ाकर इसको नलीफाई कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या? लिख लें। तो मेरे पास एक कंटेनर है, ये उसमें ऊपर पिस्टन लगाया हुआ है, इसके अंदर गैस भरी हुई है और इस पिस्टन को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। जरा सोचिए क्या होगा, जैसे जैसे हम इसको हीट देते जाएंगे तो गैस के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा? बढ़ेगा। उस प्रेशर के कारण ये पिस्टन मूवेबल है, तो प्रेशर के कारण फोर्स लगेगा और वो फोर्स, वो प्रेशर इस पिस्टन को कहाँ ले जाएगा बताइए? ऊपर। ये पी गैस, माना इसके कारण जो बल लग रहा है, बल सोचिए क्या होता है? प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया। तो बताइए एफ बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? पी इंटू एरिया। लिखते जाइए। माना इस बल के कारण पिस्टन का जो मूवमेंट हुआ वो हुआ dx। हर चीज को डिराइव करके लिखेंगे, याद करना है वो मुझे भी पता है, पर हमारे पास अभी पर्याप्त समय है। तो क्या होता है, पूरी कहानी सुनने से ना वो पूरा डेवलप होता है कॉन्सेप्ट। सीधा सूत्र याद कर लोगे पता ही नहीं चलेगा। तो आपको देखो पूरी कहानी, पिस्टन, सिलेंडर, नीचे आपने हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई करने से गैस का प्रेशर बढ़ा, उस प्रेशर ने पिस्टन पे धक्का मारा और पिस्टन कहाँ चला गया? ऊपर। माना कितना ऊपर गया? dx। अब बताओ, बचपन से पढ़ रहे हैं, वर्क सबसे बेसिक फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट कितना? dx। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ है तो वर्क भी कैसा लिखा जाएगा? छोटा। dw बराबर F इंटू dx। F की जगह बता क्या लिख सकते हैं? P गैस इंटू A। F की जगह P गैस इंटू A लिख दो। P गैस इंटू A इंटू dx। अब याद करो, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बच्चे? वॉल्यूम dv। तो dw बराबर आ गया p dv। ये तो स्मॉल वर्क डन आया है, सोचिए टोटल वर्क डन चाहिए तो वर्क डन बाय गैस इज इंटीग्रेशन ऑफ p dv। इंटीग्रेशन ऑफ p dv। ये अगले 8 लेक्चर आपके साथ चिपक के चलेगा। जो बच्चे पीडीवी बोलेंगे वो गलत सोचेंगे, बोलना ही ऐसा है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। और सिंस डीवी आ रहा है तो बताइए वॉल्यूम कहां से कहां? V1 से V2। ये हमारा पहला हीरो है जिस पे हमारा अगला 1 घंटा निकल जाएगा।
वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। डीवी आ रहा है तो लिमिट किसकी चलेगी? वॉल्यूम की। V1 कौन है? इनिशियल वॉल्यूम। V2 कौन है? फाइनल वॉल्यूम। आज रात को 9:30 बजे क्लास लूंगा। ऑप्टिक्स का TIR, लेंस, पावर मेथड, बेसिक रिफ्रैक्शन रिवाइज कराऊंगा। एट रैंडम क्वेश्चन कराऊंगा। जिसको भी रिवाइज करना है वो क्लास ज्वाइन कर सकता है। क्या पढ़ाऊंगा? स्नेल लॉ। स्नेल लॉ का रिवाइज कराऊंगा 10 मिनट में, क्वेश्चंस। उसके बाद TIR की बातें, TIR के क्वेश्चन और पावर मेथड, लेंस के सवाल, ये आज कराऊंगा। 1 घंटे की क्लास होगी। सारे कॉन्सेप्ट वही जो क्लास में बताए। ये सिर्फ रिफ्रेशमेंट, ताकि वो बार बार साइकिल दिमाग में बैठेगी ना, तो प्रश्न देखते ही वो बातें आपको चमकेंगी, है ना। एंड में फरवरी मार्च में एकदम से नहीं हो पाएगा। बार बार वो साइकिल चलेगा ना कि अच्छा हाँ भाई यार 15-20 दिन हो गए, अब ऑप्टिक्स सर ने 1 घंटे वापस सिखा दी, फिर 4-5 दिन बाद फिर वापस प्रिज्म सिखा दिया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिखा दिए, तो बार बार साइकिल बैठेगा ना, अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, करते चलिए, सब बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए, बल्क का फॉर्मूला याद हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ पी गैस इनटू डीवी। सर पी बाहर क्यों नहीं लिया? पी तभी बाहर आएगा जब पी क्या होगा? क्योंकि हजारों प्रोसेस हो सकते हैं। आप जो सोच रहे हो केवल एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसका नाम है आइसोबारिक, जिसमें प्रेशर क्या रहता है? तो केवल उसी में प्रेशर निकलकर बाहर आएगा, बाकी हर बार प्रेशर बाहर निकलकर नहीं आएगा। तो केस 1 लिखिए, इफ pressure is constant, if pressure is constant, जिसे फिजिक्स की भाषा में बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। तो बताइए, वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, क्या मैं अब पी बाहर ले लूं? अब आ सकता है। डीवी का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v2 माइनस v1। तो बच्चे आइसोबारिक के लिए फॉर्मूला याद करो, P V2 माइनस V1। आइसोबारिक के लिए फॉर्मूला P V2 माइनस V1। और यही अगर थोड़े से समझदार हो तो इसी को लिख सकते हैं NR T2 माइनस T1। कहाँ से आया वो भी सिखाऊंगा और याद होना चाहिए। इतना लॉजिकल सीखो ना, मतलब सवाल में ऐसे मजे आए यार, एक एक सवाल का एक एक शब्द टच हो रहा है एकदम कि हाँ यार एक एक बात समझ में आ रही है। ऐसा भी तो सब्जेक्ट तैयार किया जा सकता है, ऐसी सोच रखी जा सकती है कि नहीं सर इतना बारीक से पढ़ना है ना, ये सवाल एकदम शानदार मक्खन की तरह हो, और किए जा सकते हैं बच्चों। अप्रोच चाहिए, और सबसे पहले चाहिए एक अच्छी सोच कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, सब्जेक्ट को ना एंजॉय करना है। बोझ लेके पढ़ेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा। तो आइसोबारिक का फॉर्मूला पी V2 माइनस V1 या फिर NR T2 माइनस T1। आशीष सर ये दूसरा वाला फॉर्मेट कैसे निकल कर आ गया? चलो बता दो तो एक बार, आ जाओ बोर्ड पे देखो। आइडियल गैस जिंदाबाद, PV बराबर NRT। बच्चे बोर्ड पे देखना, यहाँ 1 लगाया, यहाँ 1 लगाया, P पर 1 नहीं आएगा क्योंकि P तो क्या है? कांस्टेंट। कुछ समय बाद वॉल्यूम हो गया V2, टेम्परेचर हो गया T2। P पर 1 नहीं आया, P पे 2 नहीं आया, घटा दो, घटा दो, तो अपने आप देखो क्या आ जाएगा, P V2 माइनस P V1 NR T2 माइनस NR T1। P कॉमन आ गया, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू NR T2 माइनस T1। बोलो, क्या आइसोबारिक का वर्क डन मुक्त जबानी याद हो जाएगा? बहुत काम आएगा, बार बार आएगा, एकदम शानदार। P V2 माइनस V1 या NR T2 माइनस T1। ये तो हुआ सब प्रेशर है कांस्टेंट। दूसरा वैरायटी बनती है, अगर प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हो।
पहले तो इसको पढ़ना सीखो। ये तमिल में क्या लिखा हुआ है, P बराबर FV। क्या मतलब है, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर फंक्शन है किसका, वॉल्यूम का। उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन आ जाए, एक आइडियल गैस है, उसका प्रेशर दे रखा है अल्फा वी स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, बोलो ना हिंदी में। प्रेशर वॉल्यूम के साथ वेरी कर रहा है, इसे बोलते हैं प्रेशर इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। जैसे मैंने लिख दिया वेलोसिटी बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और एक लिखा वेलोसिटी बराबर रूट एक्स प्लस 5। तो बोलना सीखो ना, ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, जबकि ये वेलोसिटी एक्स का फंक्शन है। इसे उर्दू में लिखा जाएगा v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और इसे लिखा जाएगा v इज अ फंक्शन ऑफ। इसमें अगर a पूछेगा तो dv बाई dt होगा, और जबकि इसमें a पूछेगा तो v dv बाय dx होगा। इतनी समझदारी धीरे धीरे लानी पड़ती है फिजिक्स की कि अच्छा, पहला तो आपने बोला प्रेशर कांस्टेंट है, तो बात खत्म हो गई। अब आप दूसरी वैरायटी के सवाल ला रहे हो कि अगर प्रेशर वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा हो, बदल रहा हो, और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V नॉट टू V नॉट, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। लिखिए, नोट्स अच्छे से बनाना, एक एक शब्द काम का है, बिल्कुल सिस्टमेटिक। आज कोई टेढ़ी मेढ़ी कॉपी लाया हो तो घर जाके उसको एक नई कॉपी में वापस लिख लेना। सही साफ सुथरे नोट चाहिए केटीजीएन थर्मो के। तो सर वर्क डन पूछा है, पूरे थर्मो में वर्क का एक ही फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। बोलिए पी कितना, अल्फा वी स्क्वायर, अल्फा इज अ कांस्टेंट। लिमिट बताओ कहां से कहां चलेगी, वी नॉट से टू वी नॉट। अब मैथ्स का सवाल हो गया है, इसके बाद पेन छोड़ दीजिए, अब मास्टर करेगा और आप नकल मारना, क्योंकि अब आ गया है इंटीग्रेशन, जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। खिड़की खुली हुई क्या पीछे, खोल दे भाई, सारे पर्दे हटा के खिड़की खोल दो। अब रिफ्लेक्शन तो आएगा नहीं, लाइट है नहीं। खिड़की खोल दो, पर्दे हटा दो, थोड़ा सा क्रॉस हो जाएगा ये। ये पीछे दो दीदी बैठी हैं, आगे आ जाओ, यहाँ एक एक सीट खाली हो जाए। आगे आ जा, यहाँ बैग ले आ, पास वाले कोई बोल दे शिफ्ट हो। इधर बैठ जा, एक आगे आ जा, इसको क्या आगे आ जा, एक आगे शिफ्ट हो जा। हाँ, उधर से दो बच्चे इधर आ जाओ, वहाँ थोड़ी जगह खाली कर दो। आ जाओ कोने में, इधर आ जाओ, एक और आ जाओ, थोड़ा शिफ्ट हो जाओगे, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगे पीछे। एक और आ जा, फटाफट आ जा, आराम से बैठोगे पढ़ पाओगे। अंदर शिफ्ट हो जा, ब्लू टी शर्ट आ जा, भाई व्हाइट जैकेट आ जा फटाफट। हाँ मैं कपड़े पहन के देखते नहीं कौन से कपड़े पहन के, व्हाइट जैकेट में। चलो ठीक है, सही होगा, थोड़ा शिफ्ट हो जा, वहां सही है। एक जन इधर आ जाओ, चेक्स वाले भैया इधर आ जाओ, बस अब ठीक है, पीछे हो गया बिल्कुल रिलैक्स, यहाँ सही है। चलो अब बताओ क्या होगा, अल्फा बाहर आ जाएगा, अल्फा बाहर ले लो, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, जो भी पावर है उसमें एक बढ़ा दो, वी क्यूब बाय 3, 2v0 अपॉन v0। बताइए, तीन बाहर ले लो, अब अपर लिमिट 2v0 का होल क्यूब माइनस v0 का होल क्यूब, 2v0 का होल क्यूब 8v0 माइनस v0,
तो अल्फा बाय 3 7 वी नॉट क्यू। देख लो क्या ये सही है क्या, देख लो। वैरायटी नंबर 2, जब प्रेशर किसका फंक्शन हो, वॉल्यूम का, तो वर्क ऐसे निकाला जाता है। अब हल्का सा कठिन करता हूं, अगला लिखिए, बराबर आते चलिए। फॉर्मूला वही है। अब जितने भी कठिन है ना सवाल, वो गणित की वजह से कठिन हो सकते हैं, फिजिक्स से कठिन नहीं हो सकते। फिजिक्स का तो ये रहा फॉर्मूला, 1 घंटा में इसमें सवाल ही कराता रहूंगा। फॉर्मूला यही है, पीडीवी। अब जो सवाल तेरे से अटकेगा ना, वो गणित की वजह से अटक सकता है। फिजिक्स का तो एक ही फॉर्मूला है कि थर्मोडायनेमिक में कभी वर्क डन पूछे तो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। अब अलग अलग वैरायटी के सवाल बन सकते हैं, कभी प्रेशर कांस्टेंट होगा, कभी प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम होगा। अगला करा रहा हूं, प्रेशर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो तो क्या करना है। केस नंबर 3 लिखिए, प्रेशर इज अ एफटी। एफटी बोलिए क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन लिखिए। प्रेशर दे रखा है अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा टी स्क्वायर, और एक गैस है जिसके नंबर ऑफ मोल्स हैं n, नंबर ऑफ मोल्स हैं n, और आपसे वर्क डन पूछा है if temperature changes from T0 to 2T0, if temperature changes from T0 to T2। अब काटा कूटा चलने दीजिए, सॉल्यूशन छापने के लिए नहीं आए। वर्क डन पूछा, वर्क डन का बोल तो दिया, एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, मैं लगाऊं आप लगाऊं सब बराबर हो, वर्क डन वहीं से शुरू होगा। अब कहां अटकोगे वो खुद रख के देखो कि ये सवाल कठिन क्यों माना जाता है। अब कहां फंसोगे उसका क्या इलाज है, बस वही सवाल तगड़ा है। एम्स का क्वेश्चन है, सबसे पहले आईआईटी में आया था, उसके बाद एम्स में रिपीट हुआ। मेरे बताने से नहीं होगा वो। हाँ जी, अब क्या गड़बड़ हो रही है वो देखें। तो सब मैंने सोचा, गुप्ता सर आपने कहा कि वर्क डन का तो एक ही फॉर्मूला है, पी डीवी, पी रख दिया अल्फा टी स्क्वायर और डीवी। मैं रुका नहीं, पूछा नहीं, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दिया टी क्यूब बाय 3। गलत है, पाप है। क्यों सर, ऐसा क्या मैंने कर दिया। आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ P है और जबकि वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू V है। ये ऐसे इंटीग्रेशन ही हो सकता जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो सकता है, पर इंटीग्रेशन ऑफ x dy संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ वेरिएबल अलग है। प्लस यहाँ dv है तो लिमिट तो किसकी चलेगी, वॉल्यूम की, जबकि देख किसकी रखी है, मतलब मामला गड़बड़ है। इस बात की गंभीरता को समझो। यहां से आपके कितने ही चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं कि अरे यार ये बात बढ़िया सीखी ना, जब यहाँ dx है तो हमें इंटीग्रेशन x का ही कर सकते हैं, यहाँ dy है तो यहाँ क्या चाहिए, y ही चाहिए, y स्क्वायर रूट y, y की पावर 1/2, 1/y, y की पावर 7 सब चलेगा, पर y ही चलेगा, उसके अलावा नहीं चलेगा, फॉर्मूला ही नहीं बनता। इसका मतलब गाड़ी फंस गई। तो सर पिछले में क्यों नहीं फंसी थी, आजा पिछले को देख। जैसे ही तूने P की जगह V रखा, देख पूरा ही एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो गया, V में। तुम अटके ही नहीं, तुमने धड़ाधड़ प्रश्न को हल कर दिया। क्या आप गंभीरता को समझ पा रहे हैं क्या है, तो वो पहले तो गलत हो गया।
तो सर अब फिर भरूं कैसे आगे? अब वो मैं आपको सिखाता हूं कैसे भरेंगे। आइडियल गैस का इक्वेशन का यूज करें, पीवी बराबर एनआरटी। पी की जगह बताइए अल्फा टी स्क्वायर, देखते जाइएगा क्या जादू है। एन आर टी, टी से टी कटा, वी बताइए एन आर बाय अल्फा टी, ये आ गया वी। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दोनों तरफ टेम्परेचर के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, डीवी बाय डी, एन बाहर आएगा, आर बाहर आएगा, अल्फा बाहर आएगा, और टी का टी की पावर -1 ऊपर। एक बच्चे ने एल बोला, एल नहीं आएगा क्योंकि वो इंटीग्रेशन है, ये क्या है डिफरेंशिएशन। गलती हो जाती है, कोई टेंशन नहीं है, सीखना भी चाहिए। तो एन आर बाय अल्फा, पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं, तो डीवी बाय डी टी बराबर -NR अपॉन अल्फा टी की पावर -2। अब यहां से डीवी निकाल लीजिए, तो डीवी आ गया -NR बटे अल्फा टी की पावर -2 इंटू डी। अब इससे फायदा क्या हुआ? वर्क डन का फॉर्मूला बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। देखना जादू हो गया, जादू। पी की जगह बताइए अल्फा टी स्क्वायर, डीवी की जगह ये पूरा सामान -NR अपॉन अल्फा टी की पावर -2 डी टी। अब देखो अल्फा से अल्फा, टी स्क्वायर से t-2, क्या बचा? माइनस बाहर, NR बाहर, अंदर डी टी। अब बताइए क्या dt का इंटीग्रेशन हो सकता है? तो क्या दिमाग लगाया आपने, इस dv को आइडियल गैस इक्वेशन लगा के यहां से हटा दिया। संभावना कम है नीट में, बिल्कुल मैं मानता हूं, और इस तरह की चीजें आनी चाहिए, इससे आपका इंटीग्रेशन मजबूत हो रहा है। अच्छा यार, यहां और यहां अलग अलग वेरिएबल नहीं चलेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन लगा के इस डीवी को आपने हटा दिया, और जैसे डीवी हटा चीजें एकदम से क्या हो गई? आसान। अब बताइए कहां से कहां जा रहा है? T0 से 2T0, तो -NR dt का इंटीग्रेशन बोलिए t। इंटीग्रेशन करने के बाद स्टेप आता है लिमिट पुट करने का। लिमिट कैसे पुट करोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वर्क डन इज -NR। देखिए तसल्ली से समझिए, मैं आपको बोल रहा हूं ना, सिर्फ मैथ्स अटका सकती है, बाकी वर्क डन का तो एक ही फॉर्मूला है। आप आराम से घूमो, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी है। बाकी वो मेरी जिम्मेदारी है कि जितनी प्रोफाइल के सवाल अलग अलग किताबों में बनते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको कि फंक्शन ऑफ वॉल्यूम बनने हैं तो क्या करना है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बने तो क्या करना है, प्रेशर कांस्टेंट हो तब क्या करना है। वो धीरे धीरे वैरायटी आती जाएगी। अब वॉल्यूम का लिमिट नहीं चलेगा ना, डीवी होता तो वॉल्यूम का लिमिट चलता। अब डीवी तो रहा ही नहीं, क्या बन गया? डीटी। तो अगर डीटी है तो किसका लिमिट चलेगा? टेम्परेचर। सोच अगर डीएक्स होता तो एक्स का चलता। बात खत्म। यही तो सुंदरता है कि वो अपने आप ही डीटी में आ गया भाई, डीवी का रायता ही खत्म हो गया। पढ़ना रोज घर जाके, 7-8 दिन में इतना शानदार तैयार हो जाएगा, और केवल आधा घंटा पढ़ना है, बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हल्की सी खरखर कहां से आ रही है? माइक से आ रही है क्या? इसी की है ना खबर? बुलाते हैं। माइक वाले को बुलाओ, हल्की सी खरखर आवाज आ रही है। हाँ लगातार तो टेक्निकल जो होता है ना बंदा, उसको बनाना। हाँ हल्की सी खरखर आ रही है लगातार। चलिए साहब, बोलिए आगे बढ़े।
ये माइनस क्या बता रहा है, ये अभी थोड़ा सा क्लाइमैक्स है, 15-20 मिनट समझाऊंगा। थोड़े पढ़े हुए तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। एक वर्क डन बाय गैस होता है, एक वर्क डन ऑन द गैस होता है ना। पर अभी आधे घंटे बाद इसके पत्ते खुल जाएंगे, तो इस माइनस साइन का भी आपके पास एक शानदार एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। अभी थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा। चलो जल्दी जल्दी आ। बंटी नोट कर रहा है धीरे धीरे, नकल मारने से क्या होगा, समझ लिए। अच्छा तो बीच में छुट्टी पे था 2-3 दिन, क्यों, बीमार था? सही है यार। तो सब अब ठीक है, सही है। हाँ हाँ, पीडीवी को एनआरडीटी नहीं लिख सकते, तुमने सवाल बहुत बढ़िया पूछा है। पीवी बराबर एनआरटी होता है, पर पीडीवी बराबर एनआरडीटी नहीं होता, क्योंकि ये तभी संभव है जब पी क्या हो, कांस्टेंट। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म देखेगा ना तो मन खुश हो जाएगा। इसकी होती है पीडीवी प्लस वीडीपी बराबर एनआरडीटी। तो पीडीवी बराबर एनआरडीटी नहीं हो सकता, वो तो तभी होता जब प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। अभी नहीं हो सकता। आइडियल गैस इक्वेशन की जब डिफरेंशियल फॉर्म देखोगे ना, तो याद करो वो यूवी वाला, टी को छोड़ा वी का किया प्लस वी को छोड़ा डीपी। सोच अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो डीपी, तो ये टर्म खत्म हो जाती, तब बोल सकते थे पीडीवी बराबर। अभी नहीं बोल सकते क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। बोलो बढ़े आगे। चलिए अगला लिखिए, केस नंबर 4। केस नंबर 4, तो आपने देखा कि वर्क डन है इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी V1 से V2। सोचिए अगर वॉल्यूम इंक्रीजिंग है, सोच के बताओ डीवी क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? डीवी का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। आप कह रहे हो वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है, तो डीवी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। सोच अगर डीवी पॉजिटिव है तो वर्क डन भी। तो अब याद रखिए, जब जब गैस एक्सपेंड करेगी तब तब पूरे फिजिक्स की थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन पॉजिटिव। उल्टा भी सत्य वचन है, अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब गैस में क्या हो रहा है बच्चे, कंप्रेशन। और अगर कंप्रेशन हो रहा है तो डीवी नेगेटिव, डीवी नेगेटिव तो वर्क डन भी नेगेटिव। और सोच अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो तुक्का मारो, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डीवी कितना, 0। व्हाट इज डीवी, चेंज इन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कांस्टेंट तो चेंज इन वॉल्यूम 0। तो बता डीवी 0 है तो वर्क डन भी 0। इस कांस्टेंट वॉल्यूम को ही हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। तो याद रखेंगे आज से, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा 0। ये बात बड़ी काम की है साहब, बहुत यूजफुल है। वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कंप्रेशन वर्क डन नेगेटिव, वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन 0। हल्की सी खरखर आ रही लगातार माइक में पीछे।
बढ़ेगा, वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम घटेगा, वर्क डन, वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन। अगला लिखिए केस नंबर 5। केवल उसी पे खेल रहा हूं, ये देखिए आप, मैंने आपको कहा 1 घंटा इस पे बात कर सकते हैं, 1 घंटा, और चलेगा यही, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, अलग अलग तरह की वैरायटी के सवाल, और वो आपने अगर सब सिस्टमेटिक नोट से पढ़ लिए, एक भी सवाल नहीं अटकेगा, खटाखट सॉल्व हो जाएंगे। चलिए साहब अगला लिखिए केस नंबर 5। इफ पीवी ग्राफ इज गिवन, इफ पीवी ग्राफ इज गिवन, तो वर्क कैसे निकाला जाएगा नीट 2024 में। इफ पीवी ग्राफ इज गिवन, आओ देख लेते हैं। एक भी चीज हवा में नहीं लिखनी है, ऐसा होता है, ये पढ़कर आए हैं, ये तो तुम्हें आता ही होगा, ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना है। हर चीज को लॉजिकली देख लोगे ना, मन खुश हो जाएगा, टॉपिक पढ़ने का आनंद आता है। लॉजिकल चलना है कि हाँ सर कारण बता दो, भले ही मुझे पता है वो डेरिवेशन काम का नहीं है, पर एक बार आधा अधूरा भी सुन लेते ना भाई, तो चैप्टर के प्रति का एक मजबूती रहती है। इसलिए हर बात को लॉजिकली देख लो और ऐसा चैप्टर करो एकदम शानदार तरीके वाला। तो साहब ग्राफ है कौन सा, पीवी ग्राफ, ये कोई पीवी ग्राफ है साहब, ये है V1, ये है V2। तो मैंने सोचा यार भाई क्या करें आज, इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो मैंने एक छोटी सी क्या ली, पट्टी ले ली। याद करिए हर चैप्टर में ऐसा करते हैं। यहाँ कितना आएगा बताइए, dv, और यहाँ p। क्या इस एलिमेंट का एरिया बता सकते हैं, कौन है एलिमेंट, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का बोलो एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा, तो बताओ रेक्टेंगल एरिया बोलो, एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप, लंबाई गुणा चौड़ाई। पर सर ये तो एक स्ट्रिप है, ऐसी तो बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, तो इन सभी स्ट्रिप को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। फिजिक्स में जोड़ने का मतलब इंटीग्रेशन, कहां से कहां जोड़ूं, V1 से स्टार्ट करके V2। तो टोटल एरिया इंटीग्रेशन ऑफ PdV फ्रॉम V1 टू V2। तो मैं तो ये एरिया निकाल के बैठ गया। एक बच्चा दौड़ता हुआ है, अरे गुप्ता जी बैठे हो गाय को, ये तो अभी तो आपने सिखाया है, V1 से V2 PdV क्या देता है, वर्क डन। तो क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया, मैं तो एरिया निकालूंगा, वो एरिया एरिया नहीं कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। तो कॉन्सेप्ट निकल के आ गया ना, पीवी कर्व का एरिया आज से एरिया नहीं है, क्या है, वर्क डन। ये स्टार पॉइंट है नीट का, खूब सारे प्रश्न इससे हल होंगे, एकदम शानदार याद होना चाहिए। पीवी ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है। अब ये तो क्या आधी अधूरी बात है, जब सुपर स्पेशलाइजेशन करना है, क्या होता है, एक तो एमबीबीएस होती है, प्लेन एमबीबीएस, उसका कुछ नहीं है आउटपुट, उसके बाद पीजी की तैयारी होती है, उसे बोलते हैं एमडी या एमएस, है ना। फिर भाई साहब उसके बाद एक और होता है, उसे बोलते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन, होता है डीएम, डॉक्टरेट इन मेडिसिन, है ना। तो भाई साहब केवल पीवी ग्राफ के एरिया से काम नहीं चलेगा, पीवी ग्राफ का एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सेस, क्या अंतर है, मैं आपको इसकी गंभीरता बताता हूं। अगर मैंने ऐसा पीवी सोचा और मुझे एक सवाल आ रहा है 2014 का याद, भाई ने यहां वीपी दे दिया था, दोनों लाइन मैंने ऐसी सोची, पता है एरिया कैसे निकालेंगे, ऑन वॉल्यूम एक्सेस, देखो ये वाला एरिया, कौन सी एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्सिस पर, वॉल्यूम इधर है, ये वाला एरिया, जबकि यहां बताइए वॉल्यूम किधर है, वाई एक्सिस पर, तो कौन सा एरिया, इधर वाला एरिया। तो ये भी एक गंभीर बात है कि केवल ये चिल्लाना पीवी ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है, अधूरी बात है। दमदार क्या बात है
पीवी ग्राफ का एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस गिव्स द वर्क डन। तो पूरा सेंटेंस में मजा है, पीवी ग्राफ का एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस। क्योंकि आप खुद सोचो, जो डीवी दिख रहा है आपको, ये जो डीवी दिख रहा है वो कौन सी पे दिख रहा है? वॉल्यूम एक्सिस पे दिख रहा है। तो ये छोटी बात है पर मजेदार बात है कि पीवी ग्राफ का एरिया वॉल्यूम एक्सिस पर क्या देता है? वर्क डन। क्या आगे बढ़े? जल्दी आओ, जल्दी आओ। हीट ट्रांसफर का होमवर्क कर लें, शॉर्ट नोट बना लो, बहुत आसान टॉपिक है, 4-5 बार पढ़ लो अभी अभी में ही, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा रेडिएशन एक पेज में आ जाता है। मैंने तो एक स्लाइड में आपको लिख के सिखाया था, एक स्लाइड में। वो स्लाइड ऊपर वाले कमरे में रह गई, मंगवाऊंगा वहां से। 706 में बनाई थी एक स्लाइड, उसमें पूरा आ गया था, स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, वीन्स लॉ, किरचॉफ लॉ, एक स्लाइड में पूरा रेडिएशन। करोगे तो बढ़िया तैयार हो जाएगा। वो सब हट गया है, जो नहीं पढ़ा है वो हट गया है। सही है, जितना कॉपी में बोल दिया गया वही सही है। बढ़े क्या आगे? करवा देंगे, पूछ लेना तुम मुझसे डाउट, करा ही नहीं है तूने। सही है। तो पीवी ग्राफ का एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस क्या देगा? वर्क डन। बोलो आगे बढ़े क्या? चलिए साहब, अब 2-3 मैं आपको ग्राफ बना रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कहां वर्क डन पॉजिटिव होगा और कहां वर्क डन नेगेटिव। चित्र बनाते जाइए, मुझे साइन चाहिए वर्क डन का। गाने के बोल पे ध्यान ना दें। मुझे इन 5 चित्र में वर्क डन के चिन्ह चाहिए, किसमें वर्क डन पॉजिटिव है, किसमें वर्क डन 0 है, किसमें वर्क डन नेगेटिव है। वैल्यू नहीं चाहिए, वर्क डन का चिन्ह चाहिए। 5 चित्र आपके सामने हैं और कंसेप्चुअल तरीके से बात करेंगे, सब चीजें बढ़िया से क्लियर हो जाएगी। पीछे वाले बच्चे घबराए नहीं, अपने साथ भी होगा, है ना? सब चीजें समय आने पर होंगी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराइएगा। और ऐसा दूर से ही अच्छा लगता है ना? जो अनुभव कर चुके हैं उनसे जरा पूछ लीजिए, है ना?
तो इसलिए मुहावरे मुहावरे ऐसे ही नहीं लिखे गए कि दूर के ढोल सुहाने, है ना। चलिए चलिए, तो 5 पीवी कर्व आपको दिए गए हैं। अपन चर्चा चाहते हैं कि साहब किसमें वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। तो यार वर्क डन का साइन तो गुप्ता सर आपने यही तो सिखाया था, इसी स्लाइड को पढ़ लेते हैं। आपने और कहीं 8 स्लाइड में वर्क डन का साइन सिखाया ही नहीं है, तो वर्क डन का साइन तो यहीं से निकल कर आएगा। यदि वॉल्यूम बढ़ रहा है पॉजिटिव, कम हो रहा है तो कांस्टेंट है तो जीरो। अब देखते जाइएगा, आनंद आ जाएगा। यहां देखिए ए से बी जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है क्योंकि वॉल्यूम इधर है। ए पर खड़े होंगे तो V1 है, बी पर खड़े होंगे V2 है। तीर का देखिए कहां से कहां जा रहे हो आप, इनिशियल V1 से V2। एक्स एक्सिस में आगे जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती है, मतलब V2 इज ग्रेटर देन, मतलब गैस क्या हो रही है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव। और कौन सा आएगा वो भी चित्र से दिखा सकते हैं, ये वाला आएगा और वर्क डन पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आप देखिए, चर्चा करिए, शब्दों को बोलिए। ए पर वॉल्यूम है V1, बी पर वॉल्यूम है V2, इनिशियल वॉल्यूम है V1, फाइनल वॉल्यूम है V2, और V2 V1 से बड़ा है। इसका मतलब गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। मजे आ जाएंगे चित्र नंबर 2 में। अब यहां V चलेगा बच्चे, क्योंकि वॉल्यूम एक्सिस इधर है। आंखें खोलो, यहां वॉल्यूम एक्सिस है। अब ए पर V1 है और बी पर V2 है। वॉल्यूम कम हुआ या बढ़ा, कम हो गया बच्चे। देख वाई एक्सिस में नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने पे तो कम होता है ना। इसका मतलब है V2 तो V1 से छोटा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। आंखें खोलिए, यहाँ वॉल्यूम एक्सेस वाई पर है, और एरिया अगर मार्क करेंगे तो मैंने आपको बता ही दिया था, एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सेस। छोटे छोटे फंडे डेवलप करिए, छोटी छोटी बातों को सीखिए, और फिर बढ़िया बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे। आधार मजबूत होगा ना तो चीजें बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगी। मजेदार तो तीसरा है। दो हो सकता है। बोलो जीरो। अब क्या गड़बड़ है, क्या बच्चा सोचता है क्यों आया है प्रश्न। बच्चा सोचता है ए पर मैंने मार्क किया V0, बी पर भी क्या मार्क, तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम तो सेम है, तो आपने कहा था वॉल्यूम सेम है तो वर्क डन जीरो। नहीं, आप देखें, वॉल्यूम सेम और डीवी जीरो में अंतर है। डीवी जीरो का मतलब होता है किसी भी इंटरवल में वॉल्यूम का चेंज दिखना नहीं चाहिए। देखना, मैं आपको ग्राफ बनाता हूं और आज आप क्लियरिटी से समझो। साहब ये है वॉल्यूम कांस्टेंट। कोई भी छोटा से छोटा इंटरवल, यहां से यहां वॉल्यूम सेम, यहां से यहां वॉल्यूम सेम, यहां से यहां वॉल्यूम सेम। थ्रू आउट द प्रोसेस, शब्द सुनिए, थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। इसमें थ्रू आउट द प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट कहां है, यहां कोई एक बिंदु ले लो, सी ले लो। अब बताओ, ए से सी जाने पे तो वॉल्यूम बढ़ा है, सी से आने पे वॉल्यूम घटा है। तो आज कितना मस्त सब समझ में आ रहा है। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम बराबर नहीं होते। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब होता है डीवी जीरो। डीवी जीरो का मतलब फॉर एनी स्मॉल चेंज वॉल्यूम में परिवर्तन आना नहीं चाहिए। ये देखो ना,
केवल ए से सी, इसको जूम करके दिखाता हूं, और केवल मुझे तो ए से सी ही देख रहा हूं मैं तो। यार ए से सी तो जबरदस्त वॉल्यूम बढ़ा है, सी से बी देखोगे तो वॉल्यूम घटा है। जबकि मैं तो शब्द क्या कह रहा हूं, किसी भी स्मॉल चेंज के दौरान भी वॉल्यूम में परिवर्तन आना। इसलिए जो आप वर्क डन जीरो सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। क्या ये बात क्लियर है क्या? अब पॉजिटिव है या नेगेटिव वो मजे आएंगे। एक सी तक ले लिया, अब बताओ यहां तक का एरिया निकालोगे तो ये एरिया पूरा आएगा वॉल्यूम एक्सिस तक, पूरा आएगा। फिर जब आप सी से बी निकालोगे तो ये नीचे वाला आएगा। इस पूरे पीले में से ये हरा वाला घटाओगे तो पता है कौन सा वाला बचेगा? केवल ये वाला। और बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। सर थोड़ा ऊपर से गया, चल वापस देख ले भाई, अपने घर की बात है, अपने कौन से मास्टर का रिवीजन करके जाना है। वापस देखो, चलो फिर देख लो, ये ए ये बी, ठीक है, ये मैंने एक बिंदु ले लिया बीच में सी। अब पहले ए से सी देखना, पेन पेंसिल छोड़ो, बातें छोड़ो, समझो। ए से सी, ओके। इसके नीचे का एरिया, क्या ये पूरा एरिया होगा? ये देखो, बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कैसे पता चला? ए से सी वॉल्यूम बड़ा है, बहुत सुंदर। अब सी से ए आ रहा हूं, ये सी से ए, कंप्रेशन या एक्सपेंशन? कंप्रेशन। इसके नीचे का एरिया ये वाला, बताओ ये नेगेटिव या पॉजिटिव? सफेद पॉजिटिव, ऑरेंज नेगेटिव। तो बताइए इस पूरे में से घटाओगे तो ये बचेगा, और ये वाला कौन सा है? सफेद बोले तो वर्कडन पॉजिटिव। याद रखिए इस पे वर्कडन का साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। इसमें बताइए, अब तो ये वही सा हो गया, सेम हो गया। सोचो कैसे, ए से बी का सोचोगे तो ये पूरा आएगा, बी से का सोचोगे तो नीचे वाला आएगा, पूरे में से नीचे वाला घटाओगे तो सिर्फ कौन सा बचेगा? साइकिल का एरिया। कौन सा एरिया? साइकिल का। बस। अगर साइक्लिक प्रोसेस हो, साइक्लिक प्रोसेस कौन होता है गुप्ता सर? जिसका इनिशियल और फाइनल बिंदु सेम होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में ओनली साइकिल का क्या निकाल दो? एरिया। वही एरिया क्या दे देगा? वर्क डन। और इतना कौन सोचेगा? शॉर्ट ट्रिक जिंदाबाद। अगर क्लॉकवाइज है तो वर्क डन हमेशा पॉजिटिव। क्यों सर क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव क्यों? आओ देखो ना, क्लॉकवाइज है, ये देख लो, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो कौन सा एरिया बड़ा है, ऊपर वाला या नीचे वाला? ईमानदारी से बताओ, ऊपर वाला या नीचे वाला? और ऊपर वाले में एक्सपेंशन हो रहा है, तो ऊपर वाला वर्क तो बड़ा होगा ना, तो फाइनली वर्क क्या आएगा? पॉजिटिव। सर तो क्या मैं इस सोच में ये भी लगा सकता हूं? हाँ बिल्कुल लगा सकता है, ये भी तो क्लॉकवाइज जैसा ही है। तो क्लॉकवाइज में तो वर्क डन सदैव पॉजिटिव होता है। इसमें बताओ क्या ये क्लॉक है या एंटी क्लॉक है? तो जब भी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन सदैव पॉजिटिव। तसल्ली से सारे लिख लो, सोच समझ के। क्लॉक में पॉजिटिव क्यों आया ये समझ में आ रहा है किसी को? क्योंकि देखो क्लॉक वाला ए से बी है, ए से बी के दौरान वॉल्यूम का एक्सपेंशन हुआ है, वर्क डन पॉजिटिव है। बी से ए में वर्क डन नेगेटिव है पर उसका एरिया कम है, ऊपर वाले का एरिया ज्यादा है, ऊपर वाला डोमिनेट होगा, वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। फाइनल कॉल, फाइनल कॉल क्या आ गई नीट के लिए? क्या क्या मुझे बात चेक करनी है? पहला चेक पॉइंट, पीवी कर्व होना चाहिए। दूसरा, साइक्लिक प्रोसेस अगर होना चाहिए तो मुझे केवल केवल किसका एरिया निकालूंगा? साइकिल का एरिया। और वो साइकिल का एरिया ही क्या दे देगा? वर्क डन। फिर चेक करूंगा अगर क्लॉक है तो वर्क डन पॉजिटिव। उल्टा मत लिखो, वो तो उल्टा तो खुद ही समझ जाओगे, एंटी क्लॉक में वर्क डन नेगेटिव। दोनों नहीं लिखने चाहिए, दोनों से कंफ्यूजन होता है, केवल एक पे बात करो बस।
तो ऐसे 4 बिंदु चमकने चाहिए। पीवी कर्व, साइक्लिक प्रोसेस, साइकिल का एरिया, वर्क डन देगा, और क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव। चलें, पिछली स्लाइड में कुछ रखना हो तो देख लो। कहां पर? ये हाँ, हमेशा। हमेशा में क्या मतलब होता है भाई? सदैव। आगे बढ़े, पिछले स्लाइड में देख लो। डन है? चलो अगला केस डालो, केस नंबर 6। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो किसी प्रोसेस के दौरान, जिसे हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसका वर्क डन कैसे निकालें? आपको कहा आज तो एक ही बात याद होनी चाहिए, शाम को खाना खाते समय वर्क डन का एक ही फॉर्मूला, एक ही सोच, एक ही अप्रोच, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। तेरी मर्जी पड़े जहां से सवाल ला, अगर वर्क डन थर्मोडायनेमिक्स में निकालना है तो केवल एक ही सही बात है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। वैरायटी खूब बन सकती है पर अप्रोच वहीं से आएगी। अब देखना मैं कैसे कर रहा हूं। पीडीवी फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए वैसे तो, एन आर टी लॉग V2 V1 या एन आर टी लॉग P1/P2। सच्चाई यही है, मैं भी इसके साथ हूं। पर 5 मिनट में देख लो ना भाइयों, कहां से आया है। मैथ्स अच्छी हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट के इंटीग्रेशन वाले सवाल बनने लग जाएंगे। अभी तो यहाँ याद ही करना है, परीक्षा में भी रटा हुआ ही लगाना है, डिराइव नहीं करना। पर यहाँ से जो गणित आ रही है वो गणित दूसरे चैप्टर में मजे देगी। बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, आइडियल गैस इक्वेशन चिल्लाओ, पीवी बराबर एनआरटी, इन प्लेस ऑफ वी बोलो क्या रख दूंगा, एन आर टी बटे वी। तो वी पी की जगह एन आर टी बटे वी इंटू डीवी। मजे लेना, एन बाहर आएगा, यस, आर आएगा, यस, क्या टी भी आ जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। देख यहां नहीं आया था जब अल्फा टी स्क्वायर था, देखो यहां बाहर नहीं आया था। कैसे बाहर आ जाता? कोई टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़ी ना है, जबकि उसमें इंटीग्रेशन से वो निकलकर बाहर आ गया। क्योंकि प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एन आ गया बाहर, आर आ गया बाहर, टी बाहर आ गया, बच्चे अंदर क्या बचा? 1/V, और 1/V का ln v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एन आर टी ln V2 माइनस ln V1, और log a माइनस log b log a/b। इन प्लेस ऑफ V2/V1 P1/P2 कैसे आ सकता है? वो देखिए, P1 V1 बराबर P1 V1 बराबर P2 V2। तो V1 को यहां ले जाएं तो V2/V1 इज इक्वल टू P1/P2 लिख लें। मैथ्स करिए, मैथ से भागिए नहीं, मैथ्स करिए। फॉर्मूला याद करना ऑब्जेक्टिव परीक्षा की डिमांड है, तो उसमें हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। फिजिक्स समझा सकते हैं, मैथ्स समझा सकते हैं, देख ऐसे आया है, और फॉर्मूला तो याद करना ही है। एनआरटी ये लॉग बेस ई है बच्चे, अगर लॉग बेस 10 चाहिए तो क्या कर दो, 2.303 एनआरटी लॉग 10 V2/V1। सबसे आसान चैप्टर है थर्मल,
पूरी फिजिक्स में मैंने आपको एक पहले दिन भी एक वाक्य बताया था, थर्मल और दिमाग दो अलग अलग चीजें हैं। इतना आसान है थर्मल। सारे सवाल बनेंगे, कॉपी का एक एक शब्द बढ़िया समझ में आना चाहिए। सोना नहीं है, खाना खा के ऑप्टिक्स की क्लास अटेंड करनी है। तेरे ऑप्टिक्स ऊपर से निकला था क्लास में। हाँ, टीआईआर में लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, और बड़े वाले जो वैल्यू होती है उससे क्या करते हैं, डिवाइड। चाहे म्यू हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे लेमडा हो, ये सारी बातें वापस से रिवाइज कराऊंगा। मार्च अप्रैल तो अलग है, ये तो बीच में ऐसे ही बोनस कि देख तेरे टॉपिक तैयार होगा, चिंता मत कर, भरोसा बनाए रख, अच्छा करेंगे। चलो आगे करें क्या? केस नंबर 5, 6 आ गया, केस नंबर 7। जल्दी आ फटाफट। अंतिम बिंदु लिखिए, केस नंबर 7, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक क्या होता है उसकी डिटेल तो 3-4 दिन बाद आएगी, पर अभी सिर्फ मैं एडियाबैटिक की इक्वेशन लिख रहा हूं। एडियाबैटिक की जो प्रोसेस इक्वेशन होती है वो होती है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। और चूंकि आप पढ़े हो 11th 12th, तो यहाँ एडियाबैटिक की परिभाषा लिख लीजिए। एडियाबैटिक एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। अगर हीट का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। हिंदी में तो इसका नाम बहुत बढ़िया है, इसे बोलते हैं रुद्धोष्म। रुद्धोष्म, रुद्धोष्म का मतलब होता है, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो उष्मा अलग हो जाएगा, उष्मा को रोक दिया गया है, मतलब उष्मा का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ना हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी, हीट का कोई आदान प्रदान नहीं है। तो ऐसे प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालें? सॉल्व करके देख लेते हैं, बढ़िया। अब केवल मैथ्स है, इसलिए पीछे पड़ा हूं ताकि मैथ्स का डर धीरे धीरे छूमंतर करना है, वो हमारी जिम्मेदारी है, फिजिक्स के टीचर की जिम्मेदारी है। यार बच्चे का मैथ्स का डर धीरे धीरे हटना चाहिए। अब वर्क डन, अब तुमने इतनी बार लिख लिया, अब तुम्हें याद ही हो गया, सर थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, यहीं से शुरुआत होगी। अब चूंकि एडियाबैटिक है तो कोने में आए, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। मुझे पी हटाना है तो वी गामा को कहां ले आया, नीचे। ऊपर ले जाऊंगा तो वी की पावर माइनस गामा। बोलो हाँ है क्या? तो पी की जगह पी की वैल्यू रख दो। बोलो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के वी की पावर माइनस गामा डीवी। थोड़ा खुश हो, हाँ यार इसमें माथा पच्ची नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही बोलो ना, यहाँ डीवी है, यहाँ वी है, यही तो बात तुम्हारी वो मजबूत करेगा। इस वाले में क्या गड़बड़ हो रही थी, इस वाले में क्या गड़बड़ हो रही थी, यहाँ डीवी था, यहाँ टी था। वहां क्यों नहीं उलझ रहे? तुम्हारे पास शब्द होने चाहिए ना, क्यों नहीं उलझ रहे? कारण क्या है नहीं उलझने का? क्योंकि सर देखो, यहाँ डीवी है और यहाँ वी है, मामला बिल्कुल सेट है, माहौल बिल्कुल सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के कहाँ जाएगा, बाहर। वी की पावर माइनस गामा का जो भी पावर है उसमें एक जोड़ें, उसी से डिवाइड करें।
आइए साहब बराबर आइए, मैथ्स लिखिए, खुद करिए काटा कूटा, वही काम का है, टीपिए मत, नकल मत मारिए। यहां तो फॉर्मूले से बच जाओगे, पर ग्रेविटेशन में, इलेक्ट्रो में, मैग्नेट में, वर्क एनर्जी में जो इंटीग्रेशन वाले सवाल हैं, उनका भी रास्ता तो यहीं से तो निकल रहा है यार। अब नीचे वाले कांस्टेंट को बाहर ले लें, हमेशा लिमिट रखने से पहले नीचे वाला नंबर बाहर ले लेते हैं। अब अपर लिमिट रखें, v2 माइनस गामा प्लस 1, लोअर लिमिट माइनस गामा प्लस 1। परसों हीट ट्रांसफर पूछूंगा तो आप छुट्टी ले सकते हैं, क्योंकि अगर आ गए तो फिर आपको फॉर्मूले बताने पड़ेंगे। कंडक्शन, स्टीफन्स लॉ, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कर्व, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो सारी बातें पूछूंगा। मौखिक परीक्षा होगी, तो कैलेंडर में सेव कर लीजिए, परसों छुट्टी लेनी है, क्योंकि अगर आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। और परसों थर्मोडायनेमिक्स में भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाऊंगा। चलिए, तो अब क्या करें, इस के को क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई, तो बाहर बच्चा माइनस गामा प्लस 1 के v2 माइनस गामा प्लस 1 के v1 माइनस गामा प्लस 1। अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, थोड़े से फंडे सीखिए। एडियाबैटिक इक्वेशन इस बहाने याद हो रही है, 3 दिन बाद पहुंचोगे, अभी से 5 बार याद हो जाएगी। पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, इसका मतलब होता है P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा बराबर कांस्टेंट। तो इस के की जगह क्या लिख सकता हूं, ये लिखूं या ये लिखूं, या कुछ भी सही है, कुछ भी सही है। अब ईमानदारी से, स्मार्टनेस से, क्या है, के साथ क्या चिपका हुआ है, V2, तो V2 वाली टर्म लिख दूंगा। यहां के साथ क्या चिपका हुआ है, तो V1 वाली टर्म लिख दूंगा। क्या बात समझ पा रहे हैं, बताइए क्या आएगा एक्सप्रेशन, सोचिए। 1 माइनस गामा प्लस 1, इस के स्थान पे बताओ क्या लिखूंगा, P2 V2 गामा इंटू V2 माइनस गामा प्लस 1। वापिस बोल रहा हूं, इस के की जगह बोलो क्या लिखूंगा, P1 V1 गामा इंटू V1 माइनस गामा प्लस 1। क्यों ऐसी, क्यों स्मार्टनेस रखी, क्योंकि आशीष सर इसके साथ V2 था तो आपने V2 वाली टर्म रखी, यहां V1 था तो क्या वाली रखी, V1। चलो अब बोर्ड पे देखना, आंसर के बहुत करीब हैं, बोर्ड पे देखिए, दोनों के बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड, गामा गामा कट गया, क्या बचा, P2 V2, बेस सेम है, क्या बचा, P1 V1। आंसर आ गया। कुछ लोग इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन लेके याद करते हैं, तो बोलो P1 V1 माइनस P2 V2, माइनस कॉमन ले लिया ताकि उल्टे हो गए, यहां माइनस कॉमन ले लो, गामा माइनस 1। ये आ गया साहब एडियाबैटिक का मोस्ट पॉपुलर आंसर, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। गामा कहलाता है एडियाबैटिक कॉफिशिएंट, जो 2 दिन बाद जाके बनेगा CP बाय CV। अब PV की जगह क्या लिख सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन nRT1, P2 V2 की जगह लिख सकते हो nRT2, तो वर्क डन का एक नया फॉर्मूला और आ जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दो भाई, ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, आवाज का कोई इश्यू, महेश, राघव, सूरज, आयुष, साक्षी, आलोक, देख लो भाई, नीरज, अनुराग, अभिषेक, सुरभि, अनिरुद्ध, अमन, अंकित, किशोर, नवीन, सही है बिल्कुल, ठीक है। प्लीज सर टेल अबाउट रिवीजन प्लान, बहुत बढ़िया, सही है।
तो W P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। PV की जगह क्या लिख सकते हैं, NRT। यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1। अब देख P पे भी 1 आया, पिछली बार P पे 1 नहीं था क्योंकि उसमें प्रेशर कांस्टेंट था। P2 V2 NRT2। तो P1 V1 की जगह NRT1, P2 V2 की जगह NRT2 अपॉन गामा माइनस 1। NR कॉमन, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस। तो वर्क डन का फॉर्मूला एडियाबैटिक प्रोसेस, ये बेटे सब काम के हैं, इसके बगैर सवाल नहीं होंगे। फॉर्मूले थर्मो में याद करने के ज्यादा हैं, डिराइव करके समझ सकते हैं पर अल्टीमेटली तो याद करने ही पड़ेंगे। क्यों बता सकता हूं मैं आपको हर चीज का, पर जहां फॉर्मूले की आवश्यकता है वहां तो फॉर्मूला ही मदद करेगा। इसलिए लगाऊं स्लाइड। इस स्लाइड में देख लो कुछ बचा हुआ तो। अगले 8 लेक्चर रोज आना है, थर्मल आर पार तैयार हो जाएगा। जो भी चैप्टर आपका आता है उससे ऊपर ले जाऊंगा इसको, थर्मल को, जो भी आपने पढ़ा है आज तक इतना अच्छे से करना है अगर बढ़िया तो। मॉडर्न छेड़ के बीच में चिढ़ाएगा कोई नहीं, मॉडर्न जानबूझ के बोलते हैं मॉडर्न। हाँ बात बिल्कुल सही है, इस बात का ध्यान रखिए, एडियाबैटिक में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता। एडियाबैटिक का मतलब है ना हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी ना सराउंडिंग से सिस्टम में आएगी। और वर्क डन P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। चले आगे, फटाफट लिख लो। अब मैंने आपको कहा था देखो 1 घंटा हो गया, केवल एक ही फॉर्मूले को पकड़ लिया, इंटीग्रेशन ऑफ PdV। सारे प्रोसेस पढ़ लिए आपका, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, और 2 नए सवाल भी करे, प्रेशर फंक्शन ऑफ वॉल्यूम हो और प्रेशर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इसके अलावा कोई वैरायटी किसी बुक में नहीं है। वर्क डन के सारे फंडे इन 8 केस में आ चुके हैं। अब मैं इसकी एक चार्ट बना रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं, जिससे ये शॉर्ट समराइज हो जाए और कैसे इसको परीक्षा में याद किया जाए। क्या नेक्स्ट स्लाइड कर दूं क्या, जल्दी आ जाओ। गामा लिख दो, गामा कहलाता है एडियाबैटिक, एडियाबैटिक कोफिशिएंट। अभी CP बाय CV होता है, मैं बोल नहीं रहा हूं, जब मैं वहां तक पहुंचूंगा तो आपको याद भी हो जाएगा। अभी जबरदस्ती उसको कठिन नहीं बना दे, केवल बोल दिया एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कोफिशिएंट। बोलो क्लियर है। अब देखो, अब मुझे क्या क्या बातें पता होनी चाहिए जो मैं आपसे रिक्वायरमेंट चाहता हूं, कि जैसे ही आपके पास PV कर्व आए तो आपको चमकना चाहिए, मुझे इसका क्या निकालना है, एरिया। वो एरिया क्या देगा, वर्क डन। जैसे ही आपको साइक्लिक प्रोसेस दिखे, साइक्लिक प्रोसेस दिखे, बशर्ते वो PV कर्व हो, ये भी मस्त बात है। कल को आप देखना, आपको दिखेगा ये साइक्लिक, आप भावनात्मक भी हो जाओगे, आओ एरिया निकाल दें, पर ये होगा VT कर्व, इसका एरिया वर्क डन नहीं देगा। तो पहले इस VT को PV में बदलोगे और तब जाके उसका क्या निकालोगे, एरिया। तो रट्टाबाजी और समझने में अंतर है। केवल ये बोलना कि साइक्लिक प्रोसेस ना, साइक्लिक तो ये भी है, पर इसका एरिया वर्क डन नहीं देगा क्योंकि ये VT कर्व है। तो इस VT को PV में बदलना सिखाऊंगा, जब PV में बदल जाएगा तो उसका वर्क डन भी आ जाएगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो साइक्लिक के साथ और बोलो, साइक्लिक के साथ कौन सा कर्व,
पीवी कर्व। तो बताइए क्या याद करोगे? केवल साइकिल का एरिया, केवल साइकिल का एरिया क्या दे देगा? वर्क डन। प्रोवाइडेड क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है नेगेटिव। दोनों लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, कोई एक लिख लीजिए, याद होना चाहिए। फिर अगर आइसो बारिक है, बोले तो प्रेशर कांस्टेंट। आइसोबारिक का वर्क डन याद होना चाहिए, P V2 माइनस V1 या फिर NR T2 माइनस T1। आइसोकोरिक, आज आइसोकोरिक की बढ़िया बात सीख के जाओ। जनता बोलती है वॉल्यूम कांस्टेंट, मत बोलो, अच्छा शब्द बोलो, डीवी जीरो। वॉल्यूम तो यहां भी कांस्टेंट है। किसी छोटे बच्चे से पूछोगे तो यही बोलेगा इनिशियल वॉल्यूम ए पर वी नॉट, बी पर भी। इनिशियल फाइनल से मतलब नहीं है, पूरा बोलो, पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। मींस डीवी क्या होना चाहिए? जीरो। अगर डीवी जीरो है, डीवी जीरो है तो वर्क डन भी जीरो। उसके बाद आइसोथर्मल, आइसोथर्मल का याद होना चाहिए एन आर टी लॉग ई V2 बाय V1। उसके बाद एडियाबैटिक, एडियाबैटिक P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1। साथ ही साथ एक बेसिक बात, अगर एक्सपेंशन है, बोले तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बताइए वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। और इन सब के पापा जी जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है, वर्क डन बाय गैस इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी। भाई साहब ये पिछले 1 घंटे की समरी है जो आपको शानदार याद होनी चाहिए। मैंने हर बात को डिराइव करके दिखा दिया है गणित के लिए, पर ये सब टिप्स पे चाहिए। और सब याद आ जाता है, इसलिए मत परेशान होइए, सब परीक्षा में याद आ जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते करते ये सब याद भी हो जाता है। इसलिए लिखिए, देखिए मत, देखते रह जाएंगे नहीं तो कि हाँ सर आता है, ये तो मैं कर लूंगा, ये तो हो ही जाएगा। हाँ सब होशियार हो गए बेटे अब हैं। एक दिन मैं नहीं आऊंगा, अपने आप ऐसे आपस में एक दूसरे को पढ़ाना है, ठीक है ना? हाँ देख लो, 1 घंटा मैंने बोला था, केवल उसी फॉर्मूले पर ही इतनी चर्चा कर लेंगे। सारे फॉर्मूले, सारे प्रोसेस, सब हर तरह की बात आ चुकी है इसमें। बोले बढ़ूं क्या आगे? नीचे लिखें, जल्दी आओ फटाफट। जल्दी लिख। लिखें आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन। अब आप कहोगे सर ये तो बढ़िया याद है, पर इसको थोड़ा सा मैं आपको और इसमें बारीकियां सिखाता हूं, क्योंकि इसके बिना काम चलेगा नहीं। पीवी बराबर एनआरटी सभी को रटा हुआ है। एक तो इसमें हर बात को समझो उसकी यूनिट से, क्या यूनिट में पंगे आ जाते हैं। पी सभी को पता है, पी क्या है? प्रेशर।
अब प्रेशर की एक तो यूनिट होती है साहब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि सबसे पॉपुलर है, पर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है प्रेशर वो आएगा न्यूटन, वो आएगा एटीएम में, एटीएम आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको एटीएम में काम नहीं करना है फिजिक्स में, किस में करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद है किसी को, 1.01 इंटू 10⁵ करते चलो। ये कन्वर्जन इक्वेशन तो हर बच्चे को याद है भाई, पर सवाल में आप देखोगे वो तो एटीएम लिख के देगा, तो तेरे चमकना चाहिए कि एटीएम से मुझे एसआई सिस्टम में बदलना आना चाहिए। उसी तरह वॉल्यूम, वॉल्यूम वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, पर वो मीटर क्यूब में बहुत कम देता है, वो तो देता है लीटर। 5 लीटर गैस भरी हुई है, वो लीटर में देगा सवाल। अब आपने कन्वर्जन नहीं किया, कितनी भी अच्छी इक्वेशन याद है वो बेकार है। तो सीधा मैसेज भेजो, मुझे जब जब आइडियल गैस लगानी है फिजिक्स में, तो हर टर्म को मुझे एसआई सिस्टम में ही रखना पड़ेगा। अब बताओ 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब, 10⁻³ सब। कभी कभार बार बार आता है सीसी, 10 सीसी, 15 सीसी। अब भाई साहब पढ़ ही नहीं पा रहे सीसी क्या है, इसे बोलते हैं क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब, अब सेंटीमीटर क्यूब को कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को बदलते हैं 10⁻², और क्यूब है तो बताओ 10⁻⁶। तो 1 सीसी इज नथिंग बट इक्वल टू 10⁻⁶। लाला कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन की लापरवाही से प्रश्न गड़बड़ हो जाता है, और इतनी छोटी बातें सीखना वो बड़ी बात है। यहाँ ये काम नहीं चलता कि साहब ये तो बहुत छोटी बात है, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं बड़ा टीचर हूं, मैं कैसे सिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता। छोटी से छोटी बात सीखें कि लीटर से मीटर क्यूब में बदलना आना चाहिए, सीसी से बदलना आना चाहिए। सीसी का फुल फॉर्म ही नहीं पता कईयों को, इतने साल हो गए, 5-5 साल हो गए साहब। क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का फुल फॉर्म क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर। बोलो आगे बढ़े क्या, तो साहब पी हो गया, वी हो गया, एन, एन क्या होता है बताइए, नंबर ऑफ मोल्स। अब थोड़ा सा केमिस्ट्री में मोल्स निकालना ना चाहिए, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, और अगर मॉलिक्यूल के रूप में निकालना होता है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे Na। भैया इन सब की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फंस जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर मास के टर्म में दिया हुआ है तो मास बटे मोलर मास, मॉलिक्यूल्स में दे रखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बटा एवोगेड्रो नंबर। अलग सही बात है, मोल कॉन्सेप्ट में आप रोज करते हो, बिल्कुल सहमत हूं, और मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे जितना फिजिक्स में उपयोग लेना है मुझे वो तो लिखाना ही है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका, मास अपॉन मोलर मास या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर। टी, टी कंफर्ट है, टी टेम्परेचर है, हमेशा किस में रखा जाएगा, केल्विन में। सेल्सियस से केल्विन बदलना सभी को आता है, 273 जोड़ देंगे अपने आप किस में बदल जाएगा, केल्विन। क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलेगा। पीवी और एनआरटी तो आपको हर आधे घंटे बाद याद करनी पड़ेगी, हर तीसरे सवाल में पीवी और एनआरटी का उपयोग हो जाएगा, तो इसका एक बार पोस्टमार्टम वहां जाना चाहिए। अब आर होता है गैस कांस्टेंट। भाई साहब आर की यूनिट ही पूछ ली गई एक बार, चलो निकाल लो, यूनिट ऑफ आर, यूनिट ऑफ आर। अब रट नहीं सकते, इक्वेशन है, सबकी यूनिट डाल दीजिए, अपने आप निकल के आ जाएगी। तो पीवी बराबर एन आर टी, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल का मोल, आर का पता नहीं, टेम्परेचर की केल्विन,
मीटर स्क्वायर से मीटर कटा, न्यूटन मीटर, मोल, आर केल्विन, न्यूटन मीटर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन, वर्क क्या होता है, जूल, मोल, आर, केल्विन। तो भैया आर की यूनिट आ गई जूल पर मोल पर केल्विन, ये इसकी एसआई यूनिट है। आर की यूनिट जूल पर मोल पर केल्विन। वो जूल कैसे बन गया आशीष सर वो बता दो। देख मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कट गया बेटे, ये बचा न्यूटन मीटर। सोच वर्क क्या होता है, बोलो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो एक बार, फोर्स इनटू फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो बच्चे न्यूटन मीटर क्या बन गया, वर्क, और वर्क की इकाई क्या होती है, जूल। वर्क की इकाई क्या होती है, जूल। बोलिए क्या ये बात क्लियर है क्या। तो आर की यूनिट याद होनी चाहिए, जूल पर मोल पर केल्विन। और वैल्यू क्या है, वैल्यू याद है, वैल्यू बताओ, 8.3। हाँ 314 की जरूरत नहीं पड़ती, जूल पर मोल पर केल्विन। देख लीजिए, ये पूरे आइडियल गैस के बारे में सारी जानकारी चाहिए, तभी मास्टरी आएगी। मास्टरी के लिए हर प्रश्न को हल करने के लिए छोटी छोटी बातों पर परफेक्शन आना चाहिए। अब ये तो है पीवी और एनआरटी, एक और फेमस है, ये तो है मोल्स में, एक होती है मॉलिक्यूल्स में, तो वो होती है पीवी बराबर एन के टी। वो भी बता देता हूं कैसे आएगी, दोनों में अंतर है, कब कौन सा उपयोग करें, ये लिख लिया क्या, जल्दी आओ। चले बढ़े क्या आगे। अब देखो, अब पीवी बराबर क्या है, एन आर टी, ये अपन को रटा हुआ है, पीवी बराबर एन आर टी, जहां पर एन क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मोल्स। अब इसकी फॉर्मेटिंग बदल रहा हूं, वो देखना, देखना पीवी एन को लिख सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बने बटे एन, याद करो, इंटू आर इंटू टी, आर बाय एन ए, R by Na is another constant which is called Boltzmann's constant। तो बताइए, अब बन गया PV बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल N K T। तो दोनों में कंफर्टेबल होइए, PV बराबर NRT, वेल एंड गुड, PV बराबर NKT, ये भी सही है। सीधा जब नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो एनआरटी लगाओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें एनकेटी लगाओ। दोनों इक्वेशन परफेक्ट आनी चाहिए, प्रश्न पढ़ते ही डिसीजन लेना पड़ेगा। मोल्स में बात चल रही है, पीवी बराबर एनआरटी लगाइए। मॉलिक्यूल्स में बात चलेगी, पीवी बराबर बड़ा एन के टी, बड़ा एन। आर ऊपर गैस कांस्टेंट है, जबकि नीचे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। बताइए क्या आइडियल गैस के बारे में जानकारी क्लियर है, फटाफट से बराबर आ जाए। दोनों इक्वेशन को बोल लें, पीवी बराबर एनआरटी और पीवी बराबर एनकेटी। आर बटे एन को बोलते हैं के, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। करूं क्या नेक्स्ट, जल्दी आइए फटाफट आओ। कांस्टेंट की वैल्यू आजकल सब पेपर में दे रखी होती है, तो अलग से कोई याद करने की जरूरत नहीं होती, वैसे आपको याद हो तो 1.38 इंटू 10⁻⁻23, ऐसे सामान्यतः आजकल सब दे रखी होती।
चलिए साहब लिखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का सबसे आसान मीनिंग है एनर्जी गेन करने के तरीके। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके लिए बात करूं कि भाई मेरे पैसे प्राप्त करने के तरीके मेरे पेरेंट्स हैं, कि पेरेंट्स हमें पैसा भेजते हैं, आप एटीएम से उसको निकाल लेते हो। अगर पेरेंट्स भी दें, बुआ भी दे रही है, मौसी भी दे रही है, बड़े भाई की नौकरी लग गई है, बड़े भाई भी दे रहा है, तो आपके एनर्जी गेन करने के तरीके लेस ग्रेटर देन क्या हो गए, 1 हो गए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई गैस कितने तरीकों से एनर्जी को प्राप्त कर सकती है। देखना मैं एक एक टर्म समझा रहा हूं, बाद में तो वो याद करनी है, पर एक बार लॉजिक समझ के जाइए तो आपको मजा आ जाएगा। मैं बात करता हूं, मान लो एक मोनो एटॉमिक गैस है, नाम से स्पष्ट है मोनो एटॉमिक, मतलब इसके अंदर कितने एटम है, केवल एक एटम है। ये सोचिए आप, ये केवल एटम है। अब बताइए ये एटम अगर एक्स में भागेगा तो इसके पास एक्स की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। कितनी आएगी बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या ये वाई में भी भाग सकता है? क्या ये जेड में भी भाग सकता है? किसी कंटेनर के अंदर तो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी एवरेज से ये बोला जाता है जितने एक्स में जा रहे हैं उतने ही वाई में जा रहे होंगे और उतने ही जेड में जा रहे होंगे। तो बताइए ये कितने तरीके से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर सकता है? तुक्का मारिए, कितने कितने, 3। तो इसके ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए भैया, 3। कैसे कैसे हुए आपको कोशिश करके बताता हूं, आप सोचिएगा। अगर ये x में भागेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। सोचिए y में भागेगा हाफ एम वी वाई स्क्वायर, और z में जाएगा तो हाफ एम वी जेड स्क्वायर। पर अभी बात खत्म नहीं हुई, ये तो ट्रांसलेशनल है। रोटेशनल याद करिए, एक काइनेटिक एनर्जी और होती है जो घूमने के कारण आती है, इसे बोलते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट ये है मोनो एटॉमिक गैस, कोई भी एक्सिस निकालोगे वो एक्सिस इसके अंदर से पास होगी, और साइज साइज ऑफ द एटम कैसा है, नेग्लिजिबल। कैसा है, नेग्लिजिबल। तो बताइए अगर नेग्लिजिबल है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, नेग्लिजिबल। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 क्यों होगा, रोटेशन ले चलते हैं। किसी एटम का या किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। आर होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी, ये एटम है एक्सिस इसमें से ही पास हो रही है, तो एटम की एक्सिस से दूरी कितनी हो गई। तो बताइए रोटेशनल के कारण ये क्या कोई एनर्जी गेन कर सकता है क्या, नहीं। तो सोच के बताइए इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 0। लिखना शुरू करिए। तो मोनो एटॉमिक के लिए याद करें ट्रांसलेशनल कितना, 3, और रोटेशनल कितना, 0। कुल कितना, कुल 3। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। डाई का आप खुद सोचना, याद है 5, बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा एनालिसिस करके जाइए तो मजा आएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सरल नाम बोलिए, एनर्जी प्राप्त करने के तरीके, द वेज बाय विच एनर्जी को आप गेन कर सकते हो। तो मोनो एटॉमिक की कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। 3 का ब्रेकअप, तीनों ट्रांसलेशनल, रोटेशनल 0। एक वाइब्रेशनल भी होती है, पर वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ना नीट में ना जेई में। वो केवल कब एक्टिव होती है, एट वेरी हाई टेम्परेचर। वो 2 होती हैं, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। पर जब तक वो मेंशन नहीं हो तब तक हमें उसके बारे में नहीं सोचना।
वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम केवल और केवल कब एक्टिव होती है? हाई टेम्परेचर पे। उस समय जो बॉन्ड होता है ना, वो एक इलास्टिक एनर्जी के कारण उसके पास एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये तो साफ बात हुई मोनो की, और यहां नोट भी डाल दीजिएगा। एट लो टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्टिव नहीं होती। एट लो टेम्परेचर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की चर्चा नहीं की जाती। वो एक्टिवेट ही कब होती है? एट वेरी हाई टेम्परेचर। अब डाई का उत्तर 5 पता है, एक्सप्लेनेशन बता सकते हो कैसे? डाई एटमिक गैस, मान लो N2 H2 O2, सोचिए दो एटम है, ये दो एटम के बीच में ये कौन होगा? ये क्या है? बॉन्ड। क्या है? बॉन्ड। बताओ कहां ट्रांसलेशनल कितने? सोचो ट्रांसलेशनल। ये पूरी गैस एक्स में जा सकती है, वाई में जा सकती है, जेड में जा सकती है, तो ट्रांसलेशनल तो 3 होंगे, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ट्रांसलेशनल 3। बेटा रोटेशनल कितने? रोटेशनल जब कुल 5 पता है तो ये 3 आ गए तो 2 ही बचे हैं, पर वो 2 कैसे आएंगे जरा सोच के देखो। फील करेंगे तो अभी आपको भी समझ में आ जाएगा, लिख लीजिए, सोच के देखना। लिख लो, बराबर आ जाओ। अब पहले समझो, फिर बोलता हूं। सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है सर? वैल्यू याद कर लेंगे, सवाल हो जाएंगे, अच्छी बात है, पर किसी एक छोटे बालक को डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे समझा सकते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है एनर्जी प्राप्त करने के तरीके, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। अब रोटेशनल एनर्जी का पहले फॉर्मूला याद कर, बोलो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये कैसे रोटेशनल कर सकता है, थोड़ा महसूस कर लेते हैं ना 2 मिनट में। ये वाई एक्सिस के अबाउट घूमे ऐसे, ये वाई एक्सिस के अबाउट घूमे, घूमेगा तो इसके पास क्या आ जाएगी? एक रोटेशनल। जेड के अबाउट घूमे, घूम जाएगा, पर सोचो एक्स के अबाउट घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 0। महसूस करो ना, ये 2 एटम, ये एक्स एक्सेस, ये आप ले लो रोटेशनल मोशन का सवाल, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू दूरी का स्क्वायर। दूरी तो है ही नहीं क्योंकि एक्सिस तो खुद के अंदर से पास हो रही है, इसका भी मास इनटू दूरी का स्क्वायर। तो बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 0। तो कौन सी वाली एनर्जी नहीं आएगी? एक्स वाली। सोचो, वाई वाली तो आ जाएगी। जैसे मान लो ये 2 एटम है और ये एक्सेस है, तो ये ऐसे से घूम सकता है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? सोच के बताओ। ये 2 पार्टिकल, ये वाई एक्सिस, ये दूरी आ गई ना, अब तो ये दूरी आ गई। सर आपने तो कहा नेग्लिजिबल है, गलत सोच रहे हो। एटम का साइज नेग्लिजिबल है, क्या बॉन्ड लेंथ नहीं होगी क्या? बॉन्ड लेंथ तो है ना भाई, तो ये तो दूरी आएगी। तो बताओ वाई के अबाउट आएगी या नहीं आएगी? वाई के अबाउट आएगी, जेड के अबाउट भी आएगी, किसके अबाउट 0 होगी? एक्स के अबाउट 0 होगी। तो बताइए कुल कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए? रोटेशनल 2 या 3? रोटेशनल 2 या 3? 2। कौन सा 0 हो जाएगा? अबाउट एक्स। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। तो बताइए डाई एटमिक के लिए, डाई एटमिक के लिए कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। 5 का ब्रेकअप बच्चे आना चाहिए। ट्रांसलेशनल बोले 3, रोटेशनल 2। रोटेशनल में एक 0 क्यों हुआ?
असर्शन रीजन में सवाल बन सकता है, क्योंकि उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 0। अरे बोलो ना। तीसरा, ट्राई एटमिक गैस। ट्राई एटमिक गैस। अब ट्राई एटमिक गैस में दो व्यवस्था होती हैं, बताइए कौन कौन सी, लीनियर या नॉन लीनियर। अरे सर लीनियर में तो वैसा ही हो जाएगा, सोचो कैसा, डाई एटमिक जैसा। बोलो लीनियर, CO2 गैस, लीनियर अरेंजमेंट है। ट्राई एटमिक, हाँ सर 3 एटम है, अरेंजमेंट कैसा है, लीनियर। कोशिश करो, ट्रांसलेशन कितनी, 3, ट्रांसलेशन तो 3 ही है, एक्स में भागेगा, वाई में भागेगा, जेड में भागेगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो ट्रांसलेशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो कितनी, 3। ट्रांसलेशनल बोलो कितनी, 3। रोटेशनल बताओ, 2 या 3, क्यों 2, क्यों, कौन सा 0 हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से 0, तो रोटेशनल 2। तो बताइए, अगर ट्राई एटमिक गैस है और उसमें भी उसकी व्यवस्था लीनियर अरेंजमेंट है, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटमिक जैसे ही होते हैं, कितने, 5। और सोचिए नॉन लीनियर मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, नॉन लीनियर SO2 गैस, SO2 गैस ऐसा ट्रायंगुलर अरेंजमेंट है। अब x के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, y के अबाउट भी आएगा, z के अबाउट भी आएगा, तो अब रोटेशनल कितनी आ जाएंगी, 3। अब किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 नहीं होगा, क्योंकि उसकी व्यवस्था अब लीनियर नहीं है, कैसी है, नॉन लीनियर। तो ट्रांसलेशनल 3 और रोटेशनल भी 3, कुल कितने, 6। तो फाइनल कॉल सर मैं परीक्षा के लिए क्या याद रखूं, मोनो, सीधा याद होना चाहिए, मोनो F3, हाँ 3 को तोड़ लो, ऐसा 3 और 0, बस पता चल जाएगा, 3 ट्रांसलेशनल, 0 रोटेशनल। डायटमिक, डायटमिक में F5, 5 को तोड़ लो, 3 और 2। ट्राई एटमिक, ट्राई में भी सामान्यतः लीनियर ही आता है, तो लीनियर डायटमिक जैसा ही होता है, कितना, 5। ये मुझे मुक्त जबानी याद होनी चाहिए। समझ लिया 15 मिनट में कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, क्यों 0 हुई, रोटेशनल कैसे आई, काइनेटिक कैसे आई, एनर्जी प्राप्त करने के तरीके। मैं केवल अपने पेरेंट्स से पैसा ले रहा हूं तो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही है, और बुआ जी भी दें, मौसी भी दें, तो नंबर ऑफ वेज बाय विच में मुझे मनी मिल रहा है, तो मेरे डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ते जाएंगे। एक भैंस है और वो गार्डन में या किसी खेत में चल रही है, आप सोच के देखिए, उसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं केवल, एक्स एक्सेस, और उस प्लेन में ही तो चलेगी वो, उस प्लेन जेड में कैसे जाएगी भाई, जेड में नहीं जा सकती, सोच के देखिए, इमेजिन करिए। तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही तो होंगे, अलोंग एक्स और अलोंग वाई, एक्स वाई प्लेन में चल सकती है, जेड एक्सिस में कैसे जाएगी, हाँ गड्ढे में, वेरी गुड। तो मोनो कितना, 3, डाई 5, और ट्राई में लीनियर भी 5। बोली क्लियर है क्या, पन्ने पलट लीजिए, आज पहला दिन इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाया, क्योंकि ज्यादा पढ़ा देंगे तो आप भाग जाओगे, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाया है। घर जाके इसको जरूर तैयार कर लें, तैयार कर लेंगे तो काम बढ़िया हो जाएगा, और आसान है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सही है क्या, चले, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ध्यान से फिजिक्स सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कर दूं?